जो स्टार्ट करेंगे आज ये इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक मैरिज एक्ट है और एक डिवोर्स एक्ट है। तो मैरिज एक्ट जो है उसमें 8 चैप्टर्स हैं, फिर डिवोर्स एक्ट है बहुत छोटा सा है ये, जो 8 के 8 चैप्टर हैं वो आज पूरे हम कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ 19 पेजेस के हैं। 19 पेजेस में भी मैंने डिडक्ट करके जो मेन है तो वो 12 पेजेस ही आते हैं, उसमें से भी जो हाईलाइटेड पार्ट है वो ही हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हम इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद बच जाएगा इसमें सिर्फ क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट। तो फिलहाल हम करते हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का चैप्टर फर्स्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक्ट पूरे इंडिया को अप्लाई कर होता है, पूरी इंडिया के क्रिश्चियंस पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और ट्रैवनकोर जो कोचीन में है, स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर। तो इन तीनों जगहों को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में ये जो है वो अप्लाई होता है। नाउ डेफिनेशन इसमें सेक्शन 3 में है, यूजुअली सेक्शन 2 में होते हैं हमेशा, इसमें सेक्शन 3 में है। तो सेक्शन 3 में जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशन है क्रिश्चियन के, कि क्रिश्चियन कौन है। अगर हम क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इंडियन क्रिश्चियन कौन है या फिर क्रिश्चियन कौन है। तो क्रिश्चियन वो है जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता है, और इंडियन क्रिश्चियन वो है जो क्रिश्चियन डिसेंडेंट्स हैं, जो भी इंडिया में रहने वाले क्रिश्चियन बच्चों के बच्चे हैं वो क्रिश्चियन है, और जो या तो पहले से ही क्रिश्चियन है या तो फिर उन्होंने खुद को कन्वर्ट किया है एज अ क्रिश्चियन, तो वो सारे लोग क्रिश्चियन है। वही लिखा है, अ क्रिश्चियन इज अ पर्सन प्रोफेसिंग क्रिश्चियन रिलीजन। द एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियन इंक्लूड्स द क्रिश्चियन डिसेंडेंट्स। तो क्रिश्चियंस में ये भी इंक्लूड हो जाएंगे जो क्रिश्चियन के डिसेंडेंट्स हैं, जो क्रिश्चियन लोग इंडिया में रह रहे हैं काफ़ी सालों से या शुरू से ही। तो वो जो उनके डिसेंडेंट्स हैं जिनका नेटिव इंडिया में है, चाहे वो अभी बाहर भी चले गए हों, तो ऐसे कोई भी लोग जो क्रिश्चियनिटी में या तो कन्वर्ट हुए हैं या पहले से ही क्रिश्चियन है, उन्होंने खुद को कन्वर्ट किया है, या उनके फोर फादर ने कन्वर्ट किया है, तो वो सब क्रिश्चियन में आ जाएंगे डेफिनेशन में, जो खुद को क्रिश्चियन रिलीजन में प्रोफेस करते हैं। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने बताया कि who are followers of Christian religions are Christians। जो भी क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, चाहे उन्होंने बैप्टिज्म जो एक प्रोसेस होता है क्रिश्चियनिटी में, जो एक होली वाटर होता है, अच्छा मतलब धार्मिक बोल सकते हैं हम लोग, मतलब पवित्र जो पानी होता है उसमें जो बच्चा है उसका बैप्टिज्म का सेरेमनी होता है, उसको स्प्रिंकल करते हैं वो वाटर, या उस वाटर होली वाटर से इन शॉर्ट उसको प्योरीफाई करके उसको क्रिश्चियनिटी बोल सकते हैं कि बैप्टिज्म इज़ कंपलसरी। तो लेकिन हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा का ये कहना है कि बैप्टिज्म हुआ हो या नहीं हुआ हो, बैप्टिज्म हो के भी कोई क्रिश्चियन हो सकता है ना हो, मतलब वो बैप्टिज्म हुआ है लेकिन वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो कर रहा है लेकिन उसका बैप्टिज्म नहीं हुआ है। तो बैप्टिज्म का क्रिश्चियन रिलीजन से एज पर लॉ कोई लेना देना नहीं है। अगर वो खुद को बोल रहा है कि वो क्रिश्चियन रिलीजन है, अगर वो कन्वर्ट हुआ है एज अ क्रिश्चियन, अगर वो प्रोफेस करता है क्रिश्चियन रिलीजन को और वो खुद को फॉलोअर बताता है क्रिश्चियन रिलीजन का, तो वो क्रिश्चियन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका बैप्टिज्म सेरेमनी हुआ है या नहीं हुआ है। एंड दैट बैप्टिज्म इज नॉट द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर प्रोफेसिंग द क्रिश्चियन रिलीजन। क्रिश्चियन रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए, मानने के लिए, मान्यता देने के लिए, उसको अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए बैप्टिज्म की जो क्रिया है, दो वो क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से ज़रूरी है, बट अगर हम एक्ट पढ़ रहे हैं तो एक्ट के हिसाब से वो कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। हेंस अ पर्सन हु इज़ नॉट बैप्टाइज्ड कैन बी क्रिश्चियन। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हिसाब से भले ही उसका बैप्टिज्म नहीं हुआ है, ही इज़ नॉट बैप्टाइज्ड, तो भी वो क्रिश्चियन है। कन्वर्सली इफ़ अ पर्सन डज, वो क्रिश्चियन है, मतलब वो खुद को क्रिश्चियन बोल रहा है तो वो क्रिश्चियन है, वो बोल रहा है कि आई एम क्रिश्चियन और मुझे क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करना है, फिर चाहे वो बैप्टाइज हो, बैप्टिज्म हुआ हो, बैप्टिज्म सेरेमनी हुआ हो या नहीं हुआ हो। कन्वर्सली इफ अ पर्सन डज नॉट प्रोफेस क्रिश्चियन फेथ,
ऑल्दो माइट हैव बीन बैप्टाइज, हो सकता है बचपन में उसका बैप्टिज्म हुआ हो, लेकिन अभी वो क्रिश्चियनिटी को नहीं फॉलो कर रहा है, वो हिंदू हो गया है, वो मुस्लिम हो गया है। तो बैप्टिज्म का बेसिकली इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट से कोई खास लेना देना नहीं है। बैप्टिज्म से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्रिश्चियन रिलीजन के हो या नहीं हो। अगर आप बोल रहे हो कि यू प्रोफेस क्रिश्चियन रिलीजन, देन यू आर क्रिश्चियन। तो एज ऑब्जर्व्ड इन वन केस, इफ बैप्टिज्म सेरेमनी इज कंडक्टेड एज एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी प्रिसीडिंग द मैरिज सेरेमनी, तो अगर क्रिश्चियनिटी में मैरिज करना है तो क्रिश्चियनिटी में मैरिज के लिए बैप्टिज्म सेरेमनी होना इंपॉर्टेंट है। पहले बैप्टिज्म होगा, मतलब आप क्रिश्चियन हुए, फिर आप वो मैरिज सेरेमनी करोगे। तो एक केस में ऐसा भी बताया गया है कि बैप्टिज्म सेरेमनी कंडक्ट हुआ इसलिए कि सिर्फ मैरिज सेरेमनी परफॉर्म हो सके। जैसे कि अगर सनातनी धर्म में ये होता है कि अगर किसी लड़के का मैरिज होना है तो उसके पहले उसका थ्रेड सेरेमनी होना इम्पॉर्टेंट है, तो वैसा ही कुछ समझ लो आप। तो लेकिन ये बैप्टिज्म इट्स नॉट ओनली फॉर बॉयज़, वो सबका होता है। तो बैप्टिज्म सेरेमनी इज कंडक्टेड एज एन एम्प्टी formality preceding marriage ceremony and that person has no faith in Christianity। अगर उसका बैप्टिज्म हुआ है मैरिज सेरेमनी परफॉर्म करने की वजह से, लेकिन उसको कोई फेथ नहीं है क्रिश्चियनिटी में एंड क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ में, तो वो क्रिश्चियन नहीं माना जाएगा। इन शॉर्ट, बैप्टिज्म हुआ हो, नहीं हुआ हो, किसी भी रीज़न से हुआ हो, किसी भी रीज़न से नहीं हुआ हो, अगर वो बंदा खुद नहीं बोल रहा है कि उसको क्रिश्चियनिटी प्रोफेस करना है, तो वो अगर वो खुद चाहेगा कि येस आई एम क्रिश्चियन, मुझे क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है एंड आई फॉलो क्रिश्चियन रिलीजन, तो ही वो क्रिश्चियन है एज पर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। तो अब इसके बाद है व्हेन अ मैरिज वॉज allegedly solemnized between a Christian woman and a Muslim man, and it was not shown that it was solemnized as per the provision of act, it was held that such a marriage was void। बेसिकली क्या होता है, एक भी अगर क्रिश्चियन मैरिज में दोनों में से एक भी पार्टनर अगर क्रिश्चियन है, तो वो क्रिश्चियन रिचुअल के हिसाब से अगर उनका मैरिज हुआ है और क्रिश्चियन रजिस्टर में रजिस्टर हुआ है, तो ही वो क्रिश्चियन मैरिज जो है वो एप्लीकेबल होगी या फिर एज अ लेजिट मानी जाएगी। लेकिन अगर इफ़ मैरिज वॉज एलिजिडली, अगर एक क्रिश्चियन वुमेन और एक मुस्लिम मैन में मैरिज हो रही है और वो इस प्रोविज़न ऑफ एक्ट के हिसाब से नहीं हुई है, अभी इस प्रोविज़न क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्या बोलता है वो हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या प्रोसीजर है मैरिज से रिलेटेड। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट से रिलेटेड क्या प्रोसीजर है, तो वो प्रोविज़न के हिसाब से नहीं हुआ है, तो वो मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगी। वॉइड मतलब खारिज होगी लॉ के हिसाब से, भले वो साथ में रह रहे हो। और ऐसे केस में अगर उनका डिवोर्स होता है, तो वो लेडी जो क्रिश्चियन वाइफ है वो कोई भी मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती एज पर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, क्योंकि उसकी मैरिज ही एज पर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट नहीं हुई है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये मैरिज जो है वो कौन किसके हिसाब से हो रही है, कौन करवाता है, कौन रजिस्ट्रार है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमको समझना ज़रूरी है कि वन सेकंड आई जस्ट चेक, एक पेज इसमें मिस हुआ है क्या। एक और चीज़ है इसमें स्कैन नहीं हुआ है। तो एक ये चीज़ है यहाँ पे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में 21 एज जो है वो एज है फॉर एनी पर्सन अगर उसको मैरिज परफॉर्म करना है तो। बट बाद में ये जो है वो कॉमन जो नॉर्मली चलता है वही हो गया कि जो मेल है, जो बॉय है, उसके लिए 21 एज होगा और जो फीमेल्स हैं, जो ब्राइड है, उसके लिए होगा 18 ईयर्स ऑफ द एज। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें। और ये जो मैरिज होगा वो चर्च में होना चाहिए, या फिर चर्च में हो या उसके नियर बाय कोई चैपल हो या कोई ऐसी एरिया हो जहाँ पर चर्च नहीं है। तो वो जो मैरिज करवाएंगे वो डिसाइड करेंगे कि वो जो जगह होगी वो कहाँ होगी और कौन सी जगह होगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि दैट ओनली अ पर्सन हु प्रोफेस द क्रिश्चियन रिलीजन एज अ क्रिश्चियन, सिर्फ क्रिश्चियन एज अ ड्रेसिंग करके या इन्फेंट अगर कोई बैप्टाइज हुआ है ऐसा कुछ है
तो वो बोल नहीं सकता है कि वो क्रिश्चियन है। तो ये तो सब हमने समझ लिया क्रिश्चियनिटी के बारे में कि क्रिश्चियनिटी क्या है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी के मैरिजेस को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे है। इसमें ए पॉइंट जो है वो ये है कि बाय अ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन। मतलब क्या कि एक तरह का आप ये समझ लीजिए कि चर्च का जो हेड होगा उसको ये भी बोल सकते हैं कि जिसको चर्च के कस्टम्स, चर्च के सेरेमनीज़ के बारे में पता है, वो कोई हो सकता है। या फिर बाय एन क्लर्गीमैन ऑफ अ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड का चर्च का क्लर्गीमैन होगा वो इन सारी सेरेमनीज़ को करवा सकता है। बाय अ मिनिस्टर ऑफ अ रिलीजन, जो क्रिश्चियन रिलीजन का मिनिस्टर होगा वो। बाय और इन प्रेजेंस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रार, तो इस एक्ट के हिसाब से हर एरिया का एक मैरिज रजिस्ट्रार होगा, तो मैरिज रजिस्ट्रार भी आपकी इस मैरिज को परफॉर्म करवा सकता है। फिर बाय एन पर्सन लाइसेंस्ड अंडर द एक्ट और ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज बिटवीन इंडियन क्रिश्चियन, तो ये अगर एक्ट ने किसी को लाइसेंस दिया है जो सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकते हैं बिटवीन इंडियन क्रिश्चियंस, तो वो लोग भी इस मैरिज को वैलिड मैरिज बना सकते हैं और वैलिडिटी दे सकते हैं। फिर उसके बाद है इफ़ अ सूट इज़ फाइल्ड फॉर डिक्लेरेशन दैट द मैरिज वॉज इनवैलिड, द बर्डन विल बी ऑन द प्लेंटिफ to show that the marriage was not solemnized by any of person listed in section 5. अब सेक्शन 5 ये बताता है कि कौन लोग हैं, ये जो लोग हैं कौन इस मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर इनमें से किसी ने इस मैरिज को रजिस्टर नहीं किया है, फॉर एग्जांपल कोई डमी बंदा है जो खुद को बता रहा है कि आई एम ए मैरिज रजिस्ट्रार, और उसने किसी दो लोगों की क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से मैरिज करवा ली। अब मैरिज जो ये परफॉर्म होती है उसका प्रोसीजर हम आगे देखेंगे कि उसमें पहले सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट के कुछ टाइम लिमिट तक आपको वो मैरिज परफॉर्म करनी है। उन्होंने मैरिज भी परफॉर्म की, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सेक्शन 5 में पर्सन लिस्टेड थे उसमें से ये कोई भी नहीं है, मतलब उसने फेक खुद को रजिस्ट्रार बनाया अगर, और उसने मैरिज परफॉर्म कराई है, तो वो मैरिज जो होगी वो इनवैलिड बोली जाएगी, तो बिकॉज वो प्रॉपर अथॉरिटी ने नहीं करवाई है। फिर सेक्शन 6 एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो लाइसेंस ग्रांट करे मिनिस्टर्स ऑफ रिलीजन। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ रिलीजन मतलब उस रिलीजन के कोई भी जो बड़े होंगे, क्रिश्चियनिटी रिलीजन के कोई बड़े होंगे, कोई फादर होंगे, कोई भी जो बड़े होंगे, जो मान्य लोग होंगे, जिनको सेरेमनीज और रिचुअल्स के बारे में पता होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको जो है मैरिज रजिस्ट्रार उनको अपॉइंट करती है ताकि वो लाइसेंस दे सके मैरिजेस परफॉर्म करने के लिए उनकी टेरिटरीज़ में, मतलब शादियां करवाने के लिए उनके जुरिस्डिक्शन में, और उसके बाद उनको ऑफिशियल गैजेट में भी देना है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे लाइसेंसेस को रिवोक भी कर सकती है अगर उन्हें लगेगा कि वो लाइसेंसेस का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है या फिर वो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो अब सेक्शन 7 ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर क्रिश्चियंस टू बी मैरिज रजिस्ट्रार। तो जो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के मैरिज रजिस्ट्रार होंगे वो भी क्रिश्चियन ही होंगे, और उसमें भी 1 और 2 क्रिश्चियंस को अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, ताकि हर पर्टिकुलर स्टेट के लिए 2 या मोर 2 या उससे ज़्यादा मैरिज रजिस्ट्रार हो, और वो जो है वो उन एरिया की जो भी मैरिज की रजिस्ट्री है वो कर पाए। Lastly, state government is also authorized to grant a license to any Christian, authorizing him to grant certificates of marriages. अब मैरिज के सर्टिफिकेट्स देने होते हैं जिनका भी मैरिज एज पर इंडियन क्रिश्चियन एक्ट हुआ है, तो उनको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ही ऑथोराइज करती है किसी क्रिश्चियन को, जो एक लायक बंदा होगा या जो अप्लाई करेगा कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, तो उसका काम ये होगा कि वो लाइसेंसेस ग्रांट करेगा, उसको लाइसेंस ग्रांट करेगी गवर्नमेंट, और अगर आपके पास वो लाइसेंस है तो ही आप मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट आपको लाइसेंस ग्रांट करेगी, और अगर आपके पास वो लाइसेंस है तो ही आप लोगों की मैरिजेस के लिए जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो इशू कर सकते हो। और ये लाइसेंस कभी भी कैंसिल हो सकता है अगर उन्हें लगेगा
गवर्नमेंट को कि आपने उसका यूज़ सही नहीं किया है, मिसयूज़ किया है, या ज़रूरत नहीं है, या वो बंदा एक्सपायर हो गया है जिसको वो लाइसेंस दिया गया था, व्हाट्सोएवर रीज़न, अगर वो लाइसेंस को रिवोक करना है, कैंसिल करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है बाय गिविंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। अब आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिजेस। तो क्रिश्चियन मैरिजेस में टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 10 ये बताता है कि क्रिश्चियन मैरिज जो है वो टाइमिंग उसका 6 AM to 7 PM तक ही होना चाहिए इन ऑल यूजुअल कंडीशंस। एक्सेप्शंस कुछ हैं, बट यूजुअली सुबह 6 से लेके शाम को 7 बजे तक क्रिश्चियन मैरिजेस होते हैं। उसके बाद हो रहे हैं तो वो मैरिजेस वैलिड नहीं है एज पर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि जो भी क्लर्गीमैन ऑफ अ चर्च ऑफ इंग्लैंड होगा, अगर वो मैरिज करवा रहे हैं और उनके पास स्पेशल लाइसेंस है और कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उनको 6 AM to 7 PM में मैरिज नहीं करवाना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, कोई वॉर है, कोई लॉकडाउन है, कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे 6 to 7 PM के बीच में के अलावा किसी और टाइम पे उनको मैरिज जो है वो परफॉर्म करानी है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको स्पेशल लाइसेंस लेना होगा। और स्पेशल लाइसेंस है तो आप 6 to 7 PM के अलावा किसी और टाइम पे करवा सकते हो। सेकेंड सिचुएशन ये होगी कि द क्लर्गीमैन ऑफ चर्च ऑफ रोम, यही तो चर्च ऑफ इंग्लैंड थे, अब ये चर्च ऑफ रोम है, तो चर्च ऑफ रोम भी अगर मैरिज नॉट फॉलोइंग विद द प्रेस्क्राइब्ड टाइमिंग व्हेन ही हैज़ अ जनरल और स्पेशल लाइसेंस, तो उनको रोमन कैथोलिक से एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर वो ड्यूरिंग दैट टाइम 6 AM to 7 PM के बीच में मैरिजेस परफॉर्म नहीं करवा रहे हैं। तो थर्ड एक्सेप्शन ये है कि क्लर्गीमैन ऑफ अ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। तो आप देखोगे कि 3 मेन चर्चेस हैं जो मान्य है फॉर मैरिजेस। एक तो चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ रोम एंड चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। तो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड भी ऐसी मैरिजेस परफॉर्म करवा सकती है अगर उनके पास ऐसा कोई रूल है वहाँ पर कि वो अलाउ कर रहे हैं सिचुएशनली, जहाँ पे टाइमिंग को एक्सटेंड किया जा सकता है 6 to 7 PM के बाद या 6 AM to 7 PM के पहले, कोई भी इस टाइम के अलावा किसी और टाइम में भी अगर उनको करवाना है मैरिज, तो इन तीनों में से किसी का भी जो परमिशन है वो लेना पड़ेगा या फिर उनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। अब सेक्शन 11 बात करता है ऑफ द एक्ट lays down that no clergyman of Church of England can solemnize a marriage in any place other than a church where worship is generally held according to forms of Church of England। अब क्लर्गीमैन ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है, मतलब इंग्लैंड चर्च के हिसाब से अभी मैरिजेस कैसे हो सकती है, या तो फिर आपका चर्च ऑफ रोम के हिसाब से होगी, आप कहाँ बिलोंग कर रहे हो, आप किसको फॉलो कर रहे हो, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के हिसाब से होगी, चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो फादर होंगे उनके रिचुअल्स के हिसाब से होगी। लेकिन अगर चर्च ऑफ इंग्लैंड के हिसाब से हो रही है तो वो चर्च के अलावा और कहीं नहीं हो सकती, और अगर चर्च के अलावा कहीं और उनको करना है तो वो प्लेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे यूजुअली लोग वर्शिप करने आ रहे हैं क्रिश्चियन रिलीजन को। तो जहाँ पे क्रिश्चियनिटी की वर्शिप प्लेसेस है, और अगर वो चर्च नहीं है, चर्च तो ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी की वर्शिप प्लेस है ही, बट चर्च अगर कहीं अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे यूजुअली लोग कम टुगेदर ऑफ अ क्रिश्चियन रिलीजन टू वर्शिप, तो ऐसी जगह पर भी मैरिज जो है वो परफॉर्म की जा सकती है। अनलेस देयर इज़ नो चर्च, अगर दूसरी जगह पे करना है, मतलब चर्च नहीं है उस एरिया में जहाँ पर भी वो ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम रहते हैं, तो वहाँ के 5 माइल्स तक कोई चर्च नहीं है, तो आप ऐसी जगह पे करो जहाँ पे यूजुअली लोग वर्शिप के लिए जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, मतलब वर्शिप करने जाते हैं फॉर अ क्रिश्चियन रिलीजन। फिर अनलेस द क्लर्गीमैन हैज़ रिसीव्ड अ स्पेशल लाइसेंस, और अगर उनके पास स्पेशल लाइसेंस है तो वो चर्च के अलावा किसी और जगह पे, मतलब जहाँ पे वर्शिप ऑफ प्लेस है उस पे अगर मैरिज परफॉर्म करानी है, तो या तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए या तो उनके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि हमारी एरिया में चर्च नहीं है। तो 5 माइल्स तक कोई भी चर्च नहीं है, इसीलिए जो यूजुअल प्लेस ऑफ वर्शिप होगी वहाँ पे मैरिज परफॉर्म करा सकते हैं। मैरिज जो होगा वो 6 AM to 7 PM के बीच में होना चाहिए। फिर
उसके बाद आता है चैप्टर 3, दैट इज़ कि मिनिस्टर्स ऑफ रिलीजन जो होते हैं, जो रिलीजन के हेड होंगे, जिनको मिनिस्टर्स प्रधान ऑफ रिलीजन होंगे, वो सारे लोग मैरिजेस को वैलिडिटी देते हैं। तो मैरिज ये क्या होता है कि इसमें वन ऑफ द पार्टीज, ब्राइड ग्रूम या ब्राइड, उनके घर वाले कोई भी, उनको अगर मैरिज परफॉर्म करना है तो उनको इंटेंडेड मैरिज मतलब इंटेंशन ऑफ मैरिज का जो नोटिस है वो राइटिंग में देना होता है मिनिस्टर ऑफ रिलीजन को, कि हम लोग ये मैरिज परफॉर्म करना चाहते हैं बिटवीन सो एंड सो। उसमें क्या डिटेल होंगे, ये फॉर्म एक भरा जाता है जो कि इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में आता है। तो अगर किसी को इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत मैरिज करनी है तो सबसे पहले तो उसको जो भी मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है उनको फॉर्म भर के देना होता है। वो फॉर्म का फॉर्मेट फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एक्ट में है, और वो जो फॉर्म है उसमें क्या डिटेल्स उनको लिखने हैं कि हमको मैरिज करना है, और नेम एंड सरनेम, ऑब्वियसली जो भी जिनको शादी करनी है उनकी नेम, सरनेम, उनके प्रोफेशंस और कंडीशन ऑफ पार्टीज टू द इंटेंडेड मैरिज। जो मैरिज को इंटेंशन कर रहे हैं वो आपको क्या कंडीशंस है, आपकी क्या नेम है, सरनेम है, आपका क्या प्रोफेशन है, आपको सिंपल मैरिज है, मतलब वॉट एवर जो भी आपको डिटेल है वो उस फॉर्म में भरने हैं। द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ बोथ ऑफ सच पार्टीज, आप कहाँ रह रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको लिखना है। द टाइम ड्यूरिंग विच ईच ऑफ देम हैज़ ड्वेल्ड देयर, आप कितने टाइम से उस जगह में रह रहे हो। अगर आप घाटकोपर रह रहे हो, थाना रह रहे हो, कल्याण रह रहे हो, तो आप कितने टाइम से वहाँ रह रहे हो। द चर्च और प्राइवेट ड्वेलिंग इन विच द मैरिज इज टू बी सोलमनाइज, तो आपको कहाँ मैरिज परफॉर्म कराना है, चर्च में या किसी प्राइवेट एरिया में मैरिज परफॉर्म कराना है जो जहाँ पे आप रह रहे हो, तो कहाँ पे जो है वो, ये 4 चीज़ें आपको, ये सारे डिटेल्स आपको उस फॉर्म में भर के देने होते हैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजन को। उसके बाद क्या होगा कि इफ़ द पर्सन इंटेंडिंग टू गेट मैरिड desire that the marriage be solemnized in a particular church, and if the minister of religion to whom the notice is delivered is entitled to officiate in that church, he must cause the notice to be affixed in a conspicuous part of the church। तो अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन देने के बाद वो जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है, अगर वो चर्च उसके एरिया में आता है कि हाँ वो उस चर्च में मैरिज करवा सकता है, तो उसको उस चर्च में कॉन्स्पिशियस पार्ट में, उस चर्च का जो होली पार्ट है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर भी वो दीवार है जहाँ पे लोग देख सकते हैं और जहाँ पे जो भी कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पर उसको नोटिस लगाना होगा कि यहाँ पे ये मैरिज होने वाली है। तो उसको वो नोटिस लगाना इम्पॉर्टेंट है। और वो नोटिस कब लगाएगा, अगर उसे पता है कि उस चर्च में वो ऑफिशियली मैरिज करवा सकता है, उसको वो जुरिस्डिक्शनल पावर्स हैं, तो फिर वो जो है वहाँ पर उसको कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ चर्च बोलते हैं, वहाँ पे उसको नोटिस अफिक्स करना है। उसके बाद इफ़ सच अ मैरिज इज़ इंटेंडेड टू बी सोलमनाइज्ड इन एट अ प्राइवेट ड्वेलिंग, अगर वो चर्च के अलावा किसी और जगह पे मैरिज करवाना चाह रहे हैं तो भी मिनिस्टर ऑफ रिलीजन को क्या करना पड़ेगा, मस्ट फॉरवर्ड इट टू मैरिज रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट को नोटिस भेज देगा कि इस एरिया में ये मैरिज होने वाला है या ये मैरिज होना चाहिए, और फिर मैरिज रजिस्ट्रार जो होगा वो अपने ऑफिस में कॉन्स्पिशियस प्लेस में, जहाँ पे लोग आते जाते देख पाए, ऐसी कॉमन जगह पे वो नोटिस लगाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नोटिस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सो एंड सो पर्सन आर गेटिंग मैरिड। तो इफ़ वन ऑफ द पर्सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज इज़ अ माइनर, अगर कोई इसमें से माइनर है तो यूजुअली तो माइनर का मैरिज होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं कि अगर कोई दोनों में से एक माइनर है तो of the act as a person who has not completed the age of 21 years, अगर 21 years का नहीं है दोनों में से कोई एक भी as per Indian Christian Marriage Act, the minister receiving the notice must, unless he returns the notice as stated above, send a copy of a notice to marriage registrar of that district or senior marriage registrar। अगर उसके पास ऐसा कोई फॉर्म आया है जहाँ पे एक दोनों में से एक जो है वो माइनर है, माइनर एज पर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट मतलब 21 से कम है, चाहे वो 20 भी है तो भी, तो अगर ऐसा कुछ है
तो भी उसको मैरिज रजिस्ट्रार को या फिर सीनियर मैरिज रजिस्ट्रार को उसका नोटिस का कॉपी तो भेजना ही है. इफ़ देर आर मोर देन वन मैरिज रजिस्ट्रार एज द केस में बी, who must then affix the notice in a conspicuous place in his office. तो जो भी मैरिज अगर कोई किसी एरिया में 2 मैरिज रजिस्ट्रार है तो वो क्या करेगा, किसी भी एक मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजेगा जहाँ पे वो अपनी ऐसी एरिया में जहाँ पे लोग आते जाते देख पाए वहाँ पे नोटिस लगाएगा कि ऐसा मैरिज परफॉर्म होने वाला है. उसके बाद thereafter one of the parties of intended marriage must personally appear before the minister to make the declaration. तो डिक्लेरेशन करने से पहले, जो डिक्लेरेशन साइन करेंगे मैरिज का, उसके पहले कोई भी एक पार्टी को जाके मिल के आना पड़ता है पर्सनली मिनिस्टर के सामने, अगर उसको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है तो. that he or she believes that there is no impediment of kindred or affinity or any other lawful hindrance. मतलब इस मैरिज को परफॉर्म करने में उनका और कोई इंटेंशन नहीं है, और कोई छुपा हुआ इंटेंशन नहीं है, वो लोग अच्छे मन से मैरिज परफॉर्म करना चाहते हैं. तो अगर उनका ये रीज़न है, वो जाके उनको कन्विंस करना है कोई भी एक पार्टी को. इन केस वन पार्टी इज और बोथ पार्टीज आर माइनर. अगर ये माइनर है मतलब 21 से कम है, तो अगर 21 से कम है तो माइनर के फादर का कंसेंट इम्पॉर्टेंट है. माइनर 21 से कम है तो उसका फादर का कंसेंट इम्पॉर्टेंट है. अगर उसके फादर जिंदा नहीं है तो उसके गार्जियन का कंसेंट इम्पॉर्टेंट है. अगर गार्जियन अवेलेबल नहीं है तो थर्ड ऑप्शन उसके मदर का कंसेंट लेना इम्पॉर्टेंट है. अगर दोनों में से, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम में से कोई भी माइनर है तो बात यह है कि इट इज़ रादर स्ट्रेंज दैट द गार्जियन इज प्रिफर्ड ओवर द मदर इन दिस रिगार्ड. इस रिगार्ड में ये एक बात स्ट्रेंज भी है कि पहले फादर से कंसेंट लिया जाता है. अगर फादर अलाइव नहीं है या फादर अवेलेबल नहीं है तो गार्जियन से ले लो, और गार्जियन भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उसकी मदर से कंसेंट ले लो. फिर उसके बाद है अंडर सेक्शन 22, when either party to an intended marriage is a minor and the minister is not satisfied that the consent of proper person का consent मतलब फादर या गार्जियन नहीं हो तो मदर. अगर उसे लग रहा है कि प्रॉपर पर्सन का कंसेंट जो है वो नहीं मिला है, ऐसे केसेस में ही कैन नॉट इशू द सर्टिफिकेट. वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा. कौन? रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा मैरिज का. He cannot issue the certificate until 14 days have expired from the date on which he received the notice of intended marriage. अब इसमें कैसा होता है, जिस दिन आप फॉर्म भरते हो intended marriage का मतलब you are intending to perform a marriage, you are having a intention to have a marriage. तो जिस दिन आप ये फॉर्म भरते हो उस फॉर्म के 14 डेज के अंदर आइडियली इन लोगों को सर्टिफिकेट इशू करना है. बट अगर उसे लगता है कि ये जो यहाँ पे एक बंदा माइनर है, दोनों में से एक जो भी बॉय और गर्ल है दोनों में से एक माइनर है, और जो कंसेंट मिला है वो नॉट एज पर द लॉ है, जो प्रॉपर पर्सन है उसने कंसेंट नहीं दिया है, ऐसे केस में वो जो है वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा. वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता रादर, क्योंकि उसका कंसेंट जो है वो प्रॉपर एज पर एक्ट नहीं मिला है. तो प्रॉपर अगर नहीं मिला है तो वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा. तो होता ये है कि पहले फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होता है. सर्टिफिकेट के विद इन स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ टाइम यू हैव टू परफॉर्म एक्चुअल मैरिज. तो इफ हाउएवर द मैरिज इज नॉट सोलेमनाइज्ड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ मिनिस्टर्स सर्टिफिकेट, मिनिस्टर आपको सर्टिफिकेट देगा. सर्टिफिकेट मिलने के 2 महीने के अंदर आपको मैरिज जो है वो परफॉर्म करनी है. तो ऐसा मतलब ये इसमें थोड़ा उल्टा है कि पहले मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आपको टाइम लिमिट है कि 2 महीने में आपको मैरिज जो है वो परफॉर्म करनी है. सच सर्टिफिकेट एंड ऑल अदर रिलेटेड प्रोसीडिंग्स बिकम वॉइड and no person can proceed to solemnize the marriage until a new notice has been given. लेकिन अगर 2 महीने में मैरिज परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा? तो नो पर्सन कैन प्रोसीड टू सोलेमनाइज द मैरिज. वो उस मैरिज को कोई भी नहीं करवाएगा अगर 2 महीने एक्सपायर हो गए हैं. तो आप क्या करो, फिर से फॉर्म भरो, न्यू नोटिस बनो और न्यू सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद आप उसको
मैरिज को सोलमनाइज करो. इन अदर वर्ड्स, वंस द पीरियड ऑफ 2 months एक्सपायर्स, द प्रोसेस हैज़ टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्टेप 1. तो प्रोसेस हैज़ टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्टेप 1, मतलब वापस फॉर्म भरो. फॉर्म भरने के बाद वो 14 days में आपको सर्टिफिकेट दे देंगे. फिर सर्टिफिकेट देने के 2 महीने के अंदर मैरिज को परफॉर्म करो. अब ये इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो 21 एज था एज पर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, वो जो 21 है, वॉट इज स्टेटेड अबाउ नाउ स्टैंड्स मॉडिफाइड. ये अभी मॉडिफाई हो गया है. तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो आया था उसमें ये बताया गया था कि फॉर अ मेल जिसको अगर मैरिज करना है तो उसके लिए 21 ईयर्स होगा और फीमेल के लिए 18 ईयर्स होगा. तो अब ये जो 21 और 18 ईयर्स का रूल है, अब यही लागू होता है एज पर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी. तो अब यहाँ जो हम माइनर की बात कर रहे थे कि अगर कोई माइनर है तो माइनर को परमिशन लेनी है, तो माइनर एज पर क्रिश्चियन एक्ट अब वही है जो नॉर्मल है, मतलब 21 ईयर्स फॉर मेल एंड 18 ईयर्स फॉर फीमेल. तो मैरिज का जो एज है वो एज पर चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है इंडिया में लागू हुआ है 2006 में, तो अभी वो ही लागू होता है सब जगह पे. तो वैसे ही वो लागू होगा इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में. भले ही उसमें 21 ईयर्स लिखा हुआ है, बट फीमेल्स के लिए वो 18 है और मेल के लिए वो 21 है. तो अगर फीमेल 18 से कम है और मेल 21 से कम है तो उस केस में कंसेंट लेना इम्पॉर्टेंट है. और अगर वो माइनर का परफॉर्म कर रहे हैं अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, यूजुअली तो अलाउड ही नहीं है माइनर्स का मैरिज होना, बट अगर फिर भी ऐसा कुछ है तो उनको कंसेंट लेना इम्पॉर्टेंट है. नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस जो कौन करेगा? मिनिस्टर्स ऑफ रिलीजन करेंगे. एवरी क्लर्गीमैन ऑफ अ चर्च ऑफ इंग्लैंड मस्ट कीप अ रजिस्टर ऑफ मैरिज and must enter therein in a form prescribed by the third schedule of the act. जो भी इंग्लैंड चर्च का क्लर्गीमैन यहाँ पे होगा, जो इंग्लैंड चर्च को फॉलो कर रहे हैं रिचुअल्स को, वो लोगों को एक रजिस्टर मेंटेन करना है और फॉर्म जो थर्ड शेड्यूल ऑफ एक्ट में दिया है उसमें सारी डिटेल लिखनी है. जो भी मैरिजेस हुए हैं, साल में 4 बार उनके पास डेटा आएगा, पूरे देश में कितनी मैरिजेस हुए हैं वो सब डेटा उनको उसमें एंट्री करनी है. तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक जो भी मैरिजेस हुए हैं वो एक बार उनके पास डेटा आएगा. फिर 1 अप्रैल से 30 जून तक जो भी मैरिजेस हुए हैं वो डेटा उनको एंट्री करनी है. मतलब बेसिकली साल में 4 बार उनके पास वो डेटा होगा और वो एंट्री करनी है रजिस्टर में. 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मतलब क्वार्टरली जो भी उनका है वो सारे डिटेल्स उनको वहाँ पे उस फॉर्म में डिटेल एंट्री करनी है कि इस पीरियड के दौरान किस किस के मैरिजेस हुए एज पर चर्च ऑफ इंग्लैंड. तो उसके बाद आता है चैप्टर 5 दैट टॉक्स अबाउट मैरिजेस सोलमनाइज्ड बाय अ मैरिज रजिस्ट्रार. तो सेक्शन 38 बताता है दैट व्हेन अ मैरिज इज इंटेंडिंग टू बी सोलमनाइज्ड और इन प्रेजेंस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रार, वन ऑफ द पार्टीज to the intent marriage must give a notice in writing in prescribed form. ये तो हमने देखा कि उसको फॉर्म देना है मैरिज रजिस्ट्रार को जिस भी एरिया में वो लोग रहते हैं. तो जिस एरिया में रह रहे होंगे उसी एरिया के रजिस्ट्रार को जाके वो अप्रोच करेंगे और फॉर्म भरेंगे. मैरिज रजिस्ट्रार रिसिप्ट, उसके नोटिस के रिसिप्ट होने के बाद मैरिज रजिस्ट्रार कॉजेस अ कॉपी thereof to be affixed in a कॉन्स्पिशियस प्लेस इन इस ऑफिस. सेम रूल है कि वो अपनी ऑफिस में ऐसी जगह पे नोटिस लगाएगा जहाँ पे आते जाते लोग देख पाए कि इन लोगों के मैरिज के इंटेंशन का फॉर्म आया है. द सेड रजिस्ट्रार मस्ट ऑल्सो फाइल all the notice and keep them with the records of his office. Additionally, he must enter a true copy of all notice in a book called the marriage notice book. तो marriage notice book भी रहता है जो सेक्शन 40 में है. तो उसके हिसाब से उनको सारे डिटेल्स उसमें लिखने हैं. उस बुक में उसको और भी चीज़ें लिखनी होती है, सिर्फ मैरिज से रिलेटेड नहीं है. जनरल कितने बर्थ हुए एज पर क्रिश्चियनिटी, डेथ सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें भी उसमें आती है जो भी रजिस्ट्रार होगा उसके पास. अब आता है इफेक्ट ऑफ फॉल्स ओथ. तो अ डिवीजन बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट वॉज फेस्ड विद अ क्वेश्चन एज टू वेदर अ मैरिज बिकम इनवैलिड इफ इट शोन दैट द ओथ वॉज फॉल्स इन नेचर. अब जो क्रिश्चियन मैरिज होती है वो तो ओथ से ही होती है, कोई फेरे ऐसा कुछ तो होता नहीं है. एक प्रॉमिस होती है, एक ओथ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो
ऐसे केस में अगर ये साबित हो कि वो ओथ जो था, वो जो ओथ लिया गया था वो फॉल्स था, एज फॉर इंस्टेंस इफ अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ अ ब्राइड वॉज फॉल्सली स्टेटेड, मतलब वो कहाँ पे रह रही है या कहाँ से बिलोंग करती है, वो प्लेस अगर गलत लिखी गई है तो क्या वो मैरिज इनवैलिड हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी? तो टेकिंग अ लिबरल व्यू इन द मैटर, द कोर्ट हेल्ड दैट मैरिज डज नॉट बिकम इनवैलिड ऑन दिस ग्राउंड। तो सिर्फ उसके ड्वेलिंग प्लेस के हिसाब से ये नहीं बोल सकते कि ओथ फॉल्स है, और ये नहीं बोल सकते कि मैरिज इनवैलिड है। तो वंस द मैरिज इज ड्यूली सोलमनाइज्ड द डिफेक्ट कैन बी क्योर्ड। अगर कुछ डिफेक्ट है उसमें, कहीं कोई चेंजेस, कुछ इंफॉर्मेशन गलत लिखी गई है, तो वो इंफॉर्मेशन को चेंज किया जा सकता है, उसके लिए मैरिज इनवैलिड होगी ऐसा नहीं है। Once the certificate is issued by marriage registrar, a marriage can be solemnized between the parties according to such form and ceremony as they think fit to adopt. अगर मैरिज रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद मैरिज आपको परफॉर्म करनी है जैसे आपको ठीक लगता है, वैसे आपकी सिचुएशन के हिसाब से। However, the marriage must be solemnized in the presence of marriage registrar and two or more credible witnesses. तो मैरिज रजिस्ट्रार तो मैरिज में होंगे ही, और 2 विटनेस भी होंगे इन एडिशन टू रजिस्ट्रार। एक तो रजिस्ट्रार होगा और 2 अलग से विटनेस होंगे। एंड इन सम पार्ट ऑफ मैरिज सेरेमनी ईच पार्टी मस्ट डिक्लेयर एज टू अंडर और टू लाइक इफेक्ट। तो वो डिक्लेयर करेंगे, आई डू solemnly declare that I know not of any lawful impediment why I, AB, may not be joined in a matrimony to CD। तो ये एक तरह का डिक्लेरेशन हर एक पार्टी डिक्लेयर करेगी। हर एक पार्टी यहाँ पे कौन होगा? जो विटनेस होंगे, जो वहाँ पे आ रहे होंगे कुछ लोग, वो साइन करेंगे कि हम लोग ने इसका हिस्सा बने थे। इन एडिशन ईच ऑफ पार्टीज मस्ट से टू the other as under। तो I call upon these person here present to witness that I, AB, जो भी उसका नाम होगा, to take the CD to be my lawful wife or to be my lawful husband, जो भी उनको ओथ लेना है वो ले लेंगे। Under section 52 of the act, the marriage must be solemnized within 2 months। तो हमेशा यही है कि जिस मैरिज जो है वो 2 months में solemnized होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ नोटिस इज एंटर्ड बाय मैरिज रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रार ने जिस दिन नोटिस दिया है, जिस दिन नोटिस को एंट्री किया है, उसके 2 months में मैरिज जो है वो सोलमनाइज मतलब परफॉर्म होनी चाहिए। इफ इट इज़ नॉट डन द नोटिस, द सर्टिफिकेट एंड ऑल रिलेटेड प्रोसीडिंग्स बिकम वॉइड। तो सर्टिफिकेट तो पहले ही मिल गया होता है, लेकिन अगर मैरिज नहीं परफॉर्म की तो वो सर्टिफिकेट वॉइड हो जाता है, खारिज हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो 2 महीने के अंदर किसी कारण से मैरिज नहीं कर पाए तो उनको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से सर्टिफिकेट लेना होगा और फिर से 2 महीने के अंदर मैरिज परफॉर्म करनी होगी, तब जाके वो वैलिड होगी। In other words, once the above period of 2 months expires, the process has to start from step 1। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। अब चैप्टर 6 बोलता है सर्टिफिकेशन की बात। सेक्शन 60 बात करता है that the act lays down that any marriage between Indian Christian shall without the preliminary notice require that chapter 3 to be certified under the act if the 3 conditions are fulfilled। अगर ये तीनों conditions fulfill है तो बोल सकते हैं कि नोटिस ही तब इशू होगा, नहीं तो नोटिस ही इशू नहीं होगा। तो पहला जो क्रिश्चियनिटी का वैसे यूजुअली ये था कि 21 एज होना चाहिए, बट अभी वो चेंज हो गया है एज पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। तो अब क्या है, ब्राइड ग्रूम शुड नॉट बी अंडर 21। जो बॉय होगा, मेल होगा, वो 21 ईयर्स से छोटा नहीं होना चाहिए, एंड ब्राइड 18 ईयर्स से छोटी नहीं होनी चाहिए। नीदर पर्सन शुड हैव अ वाइफ और अ हस्बैंड हु इज़ अलाइव। ऑलरेडी वाइफ या हस्बैंड है मतलब आप ऑलरेडी मैरिड नहीं होने चाहिए। इन शॉर्ट, ईच ऑफ पर्सन must in presence of a person licensed under section 9 of the act in presence of at least 2 credible witness। तो एक तो वो सेक्शन 9 में बताया है कि कौन मैरिज परफॉर्म करवा सकता है, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, मिनिस्टर, उनके सामने ही जिनको लाइसेंस है मैरिज करवाने का वो ही मैरिज करवाएंगे, और 2 विटनेस का होना इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या बोलेंगे, आई कॉल अपॉन दीज पर्सन्स हेयर प्रेजेंट टू विटनेस दैट आई, ए एंड बी in the presence, A अपने लिए बोलेगा, B अपने लिए बोलेगा, in the presence of Almighty God and in the name of our Lord Jesus Christ, do take
थी, सी या डी जो भी नाम होगा, टू बी माई लॉफुल वेडेड वाइफ और लॉफुल वेडेड हस्बैंड, तो ये एक ओथ होगा. Under section 61 of the act, if the above conditions are fulfilled, person who is licensed under section 9 जो section 9 के अंदर जिसको लाइसेंस दिया गया है, जो मैरिज को वैलिडिटी दे सकते हैं, मैरिज को सोलोमनाइज करवा सकते हैं, तो ऐसे लोग इन प्रेजेंस ऑफ सच डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड मस्ट on the application of either party to the marriage on the payment of prescribed fees. तो इसमें एक बहुत मामूली सा प्रेस्क्राइब्ड फीस है जो एक्ट में लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से उनको फीस भी भरनी होती है. फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है. सर्टिफिकेट साइन होगा लाइसेंस पर्सन से, और साइन कब करेगा वो, जब उसके पास एविडेंस होगा, कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि मैरिज परफॉर्म हुई. सर्टिफिकेट मिल तो जाएगा पहले, लेकिन उसको साइन, उसको अफिक्स, उसको स्टैम्प, जो भी कुछ है, मतलब मान्यता उसको कब मिलेगी, जब उसके साथ एविडेंस आ जाएंगे, 2 विटनेस के साइन हो जाएंगे, वो सब हो जाएगा. इंसिडेंटली द प्रेस्क्राइब फीस इवन टुडे इज़ 4 आनास, इज 25 पैसा. तो अभी भी वही है. हो सकता है कुछ थोड़े चेंजेस हुए हो, बट ये तो लेटेस्ट बुक ही है मेरे पास. नाउ मे प्रेस्क्राइब द रजिस्टर बुक ऑफ ऑल मैरिजेस solemnize in his presence and must allow a search to be made in such a book and give a copy of any entry made therein on payment of the prescribed fee. Such a licensed person, ये जो लाइसेंस पर्सन होगा वो फीस वगैरह का, एंट्रीज का हिसाब रखेगा. उसके अलावा उसको जनरल बर्थ कितने हुए, डेथ कितने हुए, मैरिजेस कितनी हुई, वो सारे भी रिकॉर्ड्स उसको रखने होते हैं. अभी चैप्टर 8 बात करता है सर्टन irregularities not to invalidate a Christian marriage. ये लास्ट चैप्टर है ऑफ अ क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का. उसके बाद सिर्फ डिवोर्स एक्ट है और फिर ये ख़त्म हो जाएगा. तो बहुत ही छोटा है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, और बहुत सिंपल है. तो सेक्शन 77 बात करता है, provides that if marriage has been solemnized in accordance to the provision of section 4 and 5, such a marriage cannot be considered to be void merely on account of irregularity in respect of. तो कोई भी मैरिज जो एज पर सेक्शन 5, एज पर सेक्शन 4, जो हमने आगे पढ़ा कि क्या क्या रूल्स है, कैसा होना चाहिए, 6 AM to 7 PM, 2 विटनेस होने चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए, 14 days 2 months, ये सब रूल्स के हिसाब से हो रहा है. तो रूल्स के हिसाब से होते हुए वो मैरिज कभी भी वॉइड नहीं होगी अगर उसमें कुछ इरेग्युलरिटीज़ है. तो कौन सी इरेग्युलरिटीज़ है जो चलेगी, बाकी उसके अलावा कोई इरेग्युलरिटी है तो नहीं चलेगा, बट कौन सी इरेग्युलरिटीज़ है जो जिनके वजह से मैरिज वॉइड नहीं हो जाएगी. तो एनी स्टेटमेंट मेड इन रिगार्ड ऑफ ड्वेलिंग ऑफ पर्सनस, जो भी मैरिज जिसका हो रहा है, उसकी एरिया, उसका रेसिडेंस, उसका प्लेस ऑफ जो नेटिव होगा, उसका वो अगर गलत है तो उससे उसकी मैरिज वॉइड नहीं हो जाएगी. नोटिस ऑफ मैरिज जो है उसमें कहीं कुछ चेंजेस हैं, कुछ इरेग्युलरिटीज़ है, तो सिर्फ उस वजह से उनकी मैरिज वॉइड नहीं हो जाएगी. सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसलेशन अगर जो है उसमें कुछ इरेग्युलरिटी है तो उस वजह से भी उनकी मैरिज वॉइड नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी है जिनको करेक्ट किया जा सकता है बाद में भी, अगर कहीं कुछ ह्यूमन एरर या इनएडवर्टेडली कुछ मिस्टेक हुई है. तो द टाइम एंड प्लेस एट विच मैरिज हैज़ बीन सोलेमनाइज्ड और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, अगर उसमें कुछ भी फ्लॉज हैं थोड़े बहुत, तो वो इरेग्युलरिटीज़ को चेंज किया जा सकता है. कुछ सर्टन इरेग्युलरिटीज़ की वजह से मैरिज इनवैलिड नहीं हो जाएगी. तो इसीलिए उन करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए अलग से सेक्शन 78 दिया गया है, जो कि provide that if a person who is under a duty to register Christian marriage discovers any error in form or substance of any entry, उसे लग रहा है कहीं भी कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो ऐसे केस में may correct the error within 1 month. अगर उसको पता चला है उस दिन से 1 month के अंदर जो है वो उस एरर को करेक्ट कर सकता है. By discovering it by making an entry the margin without any alteration ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओरिजिनल एंट्री में अल्ट्रेशन नहीं करना है, एक और मार्जिन ऐड करके उसको उसमें डिटेल लिखना है और उसका सिग्नेचर भी लिखना है कि ये करेक्शन मैंने किया. जिस दिन भी उसे पता चल रहा है कि ये मिस्टेक है तो 1 महीने के अंदर वो करेक्शन कर सकता है अंडर सेक्शन 78. However, this must be done in the presence of the spouses or in case of death or absence in presence of other credible witness.
तो कोई भी दोनों में से स्पाउस के सामने ही उसको ये करेक्शन करना है कि आपका ये मिस्टेक था मैरिज सर्टिफिकेट में या एंट्री में, तो वो हम करेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट करने के बाद भी उसमें अगर वो उनमें से कोई एब्सेंस है, कोई नहीं है, किसकी डेथ हो गई है, तो उसको कोई भी विटनेस के सामने वो करेक्शन करना है। अब लास्ट चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट तो प्रेस्क्राइब्ड फीस, स्टेट गवर्नमेंट फ़ीस प्रेस्क्राइब करती है कि नोटिस पब्लिश करने का मैरिजेस का उसका फ़ीस कितना होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने का फ़ीस कितना होना चाहिए, मैरिज रजिस्टर का फ़ीस कितना होना चाहिए, फिर एंटरिंग प्रोटेस्ट अगर प्रोहिबिशन है किसी के मैरिज मतलब कोई ऐसी मैरिजेस है जहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं इशू कर सकते, कहीं फ्लॉज है, तो ये सारी चीज़ें भी फ़ीस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फॉर सर्चिंग रजिस्ट्रार बुक और सर्टिफिकेट्स और डुप्लीकेट, कभी किसी के मैरिज सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं तो उनको वहाँ पे जाके सर्च कराना है, डुप्लीकेट कॉपी इशू करानी है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, तो वो स्टेट गवर्नमेंट फ़ीस डिसाइड करेगी ऐसी चीज़ों के लिए। और अगर किसी को रजिस्ट्रार बुक की, सर्टिफिकेट की कॉपीज़ चाहिए, डुप्लीकेट कॉपीज़ चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फ़ीस को जो है वो चेंज कर सकती है जैसे उनको ठीक लगेगा। अब है पावर टू मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल है कि वो पावर है उनके पास कि वो रूल्स बना सकते हैं कि क्या फ़ीस होगा, रजिस्टर ऑफ बुक का सप्लाई कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और जो भी उनको साल में 4 बार हमने देखा कि रिटर्न्स उनको देने होते हैं, एंट्री करनी होती है क्वार्टरली कि कितने मैरिजेस हुए, तो वो सारी चीज़ों पे देख रेख रखना, जो रूल बनाना, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फिर सेविंग ऑफ कॉन्सुलर मैरिजेस, नथिंग इन द इंडियन Christian Marriage Act applies to any marriage performed by minister, consul or consular agent between subject to state which he represents and according to laws of such state। तो consular marriages कौन हो सकते हैं, हमने देखा है कौन मैरिज करवा सकते हैं, एक तो मिनिस्टर ऑफ जो रिलीजन होगा, कौंसिल होगा या कौंसलर एजेंट होगा या मैरिज रजिस्ट्रार होगा। फिर नॉन वैलिडेटिंग ऑफ मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज, कैलकाटा हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि सिंस द प्रोविजनल लॉ ऑफ रोमन कैथोलिक्स प्रोहिबिट अ मैरिज बिटवीन अ कैथोलिक एंड अ पर्सन हु इज नॉट बैप्टाइज्ड, अ मैरिज सोलमनाइज अंडर द एक्ट बिटवीन रोमन कैथोलिक वुमेन एंड अ ज्यू जो नॉन बैप्टाइज है इज नल एंड वॉइड। तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने एक बार ऐसा भी डिसीजन दिया था। देखिए हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि बैप्टिज्म जो है वो जो होली वाटर में स्प्रिंकल, जो भी सेरेमनी होती है क्रिश्चियनिटीज़ में कि होली वाटर का स्प्रिंकल उनके ऊपर किया जाता है कि अभी वो क्रिश्चियन हो गए, तो अगर उसका बैप्टिज्म नहीं हुआ है उसका मतलब वो क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा कि अगर वो बैप्टिज्म हुआ है या नहीं हुआ है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्रिश्चियन है या नहीं। ये क्रिश्चियन का डेफिनेशन है एज पर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। बट कलकत्ता हाई कोर्ट में एक बार ऐसा डिसीजन भी आया है कि एक अगर कैथोलिक पर्सन है जो उसका उसका जो मैरिज है किसी ऐसे पर्सन के साथ हो रहा है जो बैप्टाइज नहीं है, जिसका बैप्टिज्म नहीं हुआ है, तो वैसे इंडियन मैरिज एक्ट के हिसाब से तो वो वैलिड है। अगर वो बोल रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ भले ही मेरा बैप्टिज्म नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे केस में क्या हुआ था, क्योंकि ये जो है वो रोमन कैथोलिक्स के हिसाब से हुआ था, और रोमन कैथोलिक में क्या है कि जो बैप्टाइज्ड नहीं है वो क्रिश्चियन नहीं है। इसीलिए अगर कोई ज्यूज़ है और जो क्रिश्चियन वुमेन है और जू है, वो पर्सन जो है मैन है वो जूस है, जूस कम्युनिटी का है, तो ऐसे केस में जूस जो है ऑब्वियसली वो तो क्रिश्चियन नहीं है, तो वो बैप्टाइज नहीं होंगे। तो ऐसे केस में इसको नल एंड वॉइड मैरिज, इस मैरिज को खारिज बताया गया था, बिकॉज ये इंडियन मैरिज एक्ट के अंडर मैरिज नहीं हुआ था, ये रोमन कैथोलिक्स के हिसाब से हुआ था। इसीलिए ऐसे केस में कलकत्ता हाई कोर्ट को ये डिसीजन देना पड़ा था कि ये रोमन कैथोलिक के हिसाब से मैरिज हुआ है और उसके हिसाब से बैप्टिज्म इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर क्रिश्चियनिटी। और दूसरा एक और है कि मद्रास हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड that if there is a valid marriage between a Roman Catholic man and a Protestant woman, and if the husband marries another Protestant woman during the subsistence of the marriage, he would be guilty of offense of bigamy। तो ये तो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से भी है और जनरली भी है कि अगर एक वाइफ होते हुए वो दूसरी मैरिज परफॉर्म कर रहा है तो वो बिगामी का ऑफेंस का उसने ऑफेंड किया है, और इंडियन पेनल कोड के हिसाब से या अभी हम बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से भी वो जो है पेनलाइज्ड हो सकता है, होगा ही।
इवन इफ रिलीज इज साइंड बाय फर्स्ट वाइफ, भले फर्स्ट वाइफ ने परमिशन दिया है कि आप सब्सिक्वेंट मैरिज कर सकते हो, सच अ रिलीज डज नॉट ऑपरेट एज अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्स्ट मैरिज। रूल क्या कहता है, फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व करो, उसके बाद ही सेकंड मैरिज कर सकते हो। आप बोलोगे फर्स्ट वाइफ ने परमिशन दी है, तो परमिशन से नहीं होता है, क्योंकि परमिशन देना इज नॉट अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। और लॉ ये बोलता है कि पहले फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व हो तो ही सेकंड मैरिज परफॉर्म हो सकती है। द रिलीज डीड वुड लाइकवाइज नॉट वैलिड, अगर वाइफ रिलीज दे रही है कि चलो मैंने रिलीज किया तुमको, तो वो रिलीज डीड इज नॉट द डिवोर्स डीड। तो रिलीज डीड वुड लाइकवाइज नॉट वैलिडेट द सेकंड मैरिज और अफोर्ड अ वैलिड डिफेंस टू चार्ज ऑफ बिगामी। तो बिगामी के चार्ज से वो बच नहीं सकता है अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो